हेलो स्टूडेंट, देखो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि हम आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन, बैक टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, है ना। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं एन फैक्टर की कैलकुलेशन। एन फैक्टर की कैलकुलेशन यदि हमें आ जाएगी तो हमें टाइट्रेशन क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एन फैक्टर की कैलकुलेशन सीख रहे हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं सॉल्ट के लिए। ठीक है, सॉल्ट के लिए हमें क्या करना है, किसी भी साल्ट अपन को दे रखा है तो हमें चार्जेस जो कैटायन पे है और जो एनायन है उन पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, जैसे देखो हमें पता है NaCl के अंदर सोडियम आयन के ऊपर चार्ज होता है +1 और क्लोरीन आयन पे चार्ज होता है -1। ठीक है, तो इन दोनों पे एन फैक्टर निकालना हो तो इस पे +1 लेना, -1 लेना। याद रखना, एनायन का भी मैग्नीट्यूड लेना है, कैटायन का भी मैग्नीट्यूड ही लेना है। ठीक है, तो याद रखो 1 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेरियम क्लोराइड के अंदर बेरियम पे कितना चार्ज है, +2 और क्लोरीन के एक एटम पे चार्ज कितना है, -1। याद रखना, मैं सिंगल एटम पे देखना है। क्लोरीन पे कितना है, -1, बेरियम पे कितना है, +2। अब हमें विदाउट साइन यूज़ करना है नंबर, है ना। यहाँ पे -1 था तो 1 लेना है, इस पे +2 था तो 2 लेना है। अब 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। इसी तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर देखो, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, +3, क्लोरीन पे चार्ज कितना है, -1, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर देखो, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, +3, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2। याद रखना, सिंगल एटम पे देखना है, भले ही 2 एल्यूमिनियम मौजूद हो लेकिन आपको सिंगल एलिमेंट पे देखना है। एल्यूमिनियम पे 1 पे 3, ऑक्सीजन के 1 पे 2, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना, 6। समझ में आ रही बात। Na2CO3 के अंदर सोडियम पे चार्ज कितना है, 1 और कार्बोनेट के अंदर CO3 2- है, तो ये हो गया 2 और 1 का एलसीएम कितना, 2। समझ में आ रही बात। इस तरीके से सॉल्ट का जो एन फैक्टर है अपन एलसीएम निकाल के करेंगे। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फॉर एसिड। एसिड के लिए एक टर्म डिफाइन होती है बेसिसिटी। ठीक है, एसिड के लिए टर्म डिफाइन होती है बेसिसिटी और बेस के लिए टर्म डिफाइन होती है एसिडिटी। ठीक है, बेसिसिटी दिखाता क्या आपको, बेसिसिटी आपको ये बताना चाहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ H+ आयन डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ H+ आयन डोनेट कर सकता है। तो बेसिसिटी इज़ द कैपेसिटी टू डोनेट H+ आयन। समझ में आ रही बात। HCl के अंदर देखो, HCl के अंदर आपके पास एक H+ आयन है जो कि डोनेट कर सकता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1। H2SO4 के अंदर 2 H+ आयन डोनेट कर सकता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। S3PO4 के अंदर 3 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 3। समझ में आ रही बात। लेकिन S3PO3 के अंदर और S3PO2 के अंदर हमें हाइड्रोजन भले ही दिख रहा होगा 3 है ना, लेकिन एन फैक्टर यहाँ क्या आ रहा है, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 दिख रहा है लेकिन एन फैक्टर कितना आ रहा है, 1। ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसके लिए अपन को जाना पड़ेगा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर, जिसमें थोड़ी केमिकल बॉन्डिंग से भी अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या अपन जब पी ब्लॉक्स केमिस्ट्री समझेंगे तब इनके स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो S3PO4 है उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि जो एन फैक्टर है वो कितना है, 3 है। S3PO3 के अंदर, S3PO4 के अंदर देखो, जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमें देखना है ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, वो वाले जो डायरेक्टली अटैच होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयन से, हमें उन्हें ही काउंट करना होता है जो कि H+ रिमूव होंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 H+ आयन थे S3PO4 के अंदर, तो ये एन फैक्टर कितना आ गया, 3। यहाँ पे देखो हमें हाइड्रोजन ये भी है बट ये काउंट नहीं करना है ना, हमें सिर्फ वही काउंट करना है जो ऑक्सीजन से अटैच हो, डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच हो। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2। तो याद रखना S3PO3 के अंदर एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। अब ये हो गया अपना फॉर्मूला S3PO2 के अंदर। S3PO2 के अंदर एक ही हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से अटैच है, इस वजह से इसका एन फैक्टर कितना हो जाता है,
1 हो जाता है। समझ में आती है इतनी बात? इस तरीके से अपन अब देखेंगे बेस के लिए एन फैक्टर। बेस के लिए एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? तो मैंने अभी बताया था बेस के लिए टर्म क्या डिफाइन होती है, एसिडिटी। ये क्या होता है, कैपेसिटी टू डोनेट OH माइनस आयन। कोई भी मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आयन डोनेट कर सकता है, वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर। जैसे NaOH के अंदर देखो, NaOH कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेट कर सकता है, एक, तो एन फैक्टर हो गया 1। QH के अंदर भी कितने OH माइनस आयन डोनेट कर सकता है, 1, तो एन फैक्टर हो गया 1। बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर देखो 2 H माइनस आयन डोनेट किए जा सकते हैं, ये आपके 2 OH माइनस आयन है, तो 2 OH माइनस आयन डोनेट कर सकता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 2। ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 3 OH माइनस आयन डोनेट कर सकता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 3। तो इस तरीके से अपन ने एसिड के लिए और बेस के लिए एन फैक्टर की कैलकुलेशन कर ली है। ठीक है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, कभी कभी क्या होता है, हमें रिएक्शन गिवन होती है, उस रिएक्शन में हमें पता करना होता है कि उस एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा। अभी अपन ने जो एन फैक्टर देखा है वो मैक्सिमम देखा है कि जैसे H3PO4 है, मैक्सिमम 3 दिखा सकता है, लेकिन किसी रिएक्शन के दौरान हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही H प्लस आयन डोनेट करे, है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल 1 वाले केस में देखो, NaOH ने रिएक्शन की H2SO4 से, बेस रिएक्शन कर रहा है एसिड से, तो बन रहा है सॉल्ट और पानी। ठीक है। H2SO4 2 H प्लस आयन डोनेट कर सकता है, लेकिन इस रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं, 2 हाइड्रोजन मेरे पास थे, 2 हाइड्रोजन मेरे पास थे, लेकिन एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है सोडियम आयन से। तो हमें बस यही काउंट करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं। सोडियम आयन आ चुका है एक हाइड्रोजन की जगह, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इस H2SO4 के लिए, 1। समझ में आ रही बात? कितने हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट के थ्रू रिप्लेस हो चुके हैं, वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर एसिड के लिए। बेस के लिए जो एन फैक्टर है, कितने OH माइनस आयन डोनेट कर सकता है, 1, तो इसके लिए एन फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर देखो, हमारे पास 2 मोल NaOH थे, 1 मोल H2SO4 था, और बन के आ रहा है Na2SO4। हमारे पास H2SO4 था जो कि 2 H प्लस आयन दे सकता है। अब हम रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं, तो हमारे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं सोडियम आयन द्वारा। तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, 2, तो एन फैक्टर इस H2SO4 के लिए कितना हो जाएगा, 2। बट NaOH के लिए एन फैक्टर 1 ही आएगा, क्योंकि NaOH का एक मॉलिक्यूल देखो कितने OH माइनस आयन डोनेट कर सकता है। हमेशा याद रखना, जो एन फैक्टर डिफाइन होता है वो रिएक्टेंट के 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। तो NaOH का भी आपको 1 मोल लेना पड़ेगा, भले ही यहाँ पे 2 लिख रखा है, लेकिन आपको लेना 1 मोल के लिए, क्योंकि एन फैक्टर डिफाइन ही 1 मोल के लिए। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एक OH माइनस आयन दे सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, H3PO4 रिएक्शन करता है NaOH आयन से। देखो कितने आयन रिप्लेस हो गए हैं, 3 हाइड्रोजन थे मेरे पास इनिशियली, बट 2 हाइड्रोजन जैसे के जैसे हैं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया सोडियम आयन के थ्रू। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा H3PO4 के लिए, 1। NaOH के लिए तो एज ऑलवेज 1 ही रहेगा। नेक्स्ट, H3PO4 2 मोल NaOH से रिएक्शन करता है, तो 2 सोडियम आयन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो 2 सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करते हैं, तो एन फैक्टर H3PO4 के लिए कितना हो गया, 2। NaOH के लिए तो एज ऑलवेज 1 ही रहेगा। ठीक है। इस H3PO4 के अंदर NaOH से रिएक्शन की जाती है, जो NaOH के होते हैं 3 मोल। 3 मोल से जब रिएक्शन की गई, तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए सोडियम आयन के थ्रू। तो जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं, वही उसका क्या है, एन फैक्टर। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से अपन ने रिएक्शन के अंदर भी देख लिया, और इंडिविजुअल एसिड और बेस के लिए भी देख लिया। ठीक है। अब अपन एन फैक्टर की कैलकुलेशन देख रहे हैं हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, जो हम वास्तव में डील करने वाले हैं टाइट्रेशन के अंदर। ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर अपन देखना होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मोल, 1 मोल के लिए हमें देखना है, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। 1 मोल रिएक्टेंट के लिए डिफाइन है एन फैक्टर। ठीक है। जैसे मान लो ये रिएक्शन लिख रखी है एक Fe एटम, जो कि कन्वर्ट होता है Fe+3 आयन और +3 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। अब तुम देखो 1 मोल Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 3। एन फैक्टर इस Fe के लिए कितना हो जाएगा, 3। इस एन फैक्टर कितना हो गया, 3। हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि बहुत 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 काम आएगा।
देखो ये एन फैक्टर क्या है, ये एन फैक्टर है नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड, कितने एटम हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में उस एटम को कैलकुलेट करना है जिसका वास्तव में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। तो पहले तो आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम, फिर आपको लिखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जितना चेंज आ रहा है वो चेंज लिखना है विदाउट साइन, है ना। आपको 3 का चेंज आ रहा है तो 3 लिखो, 4 का चेंज आ रहा है तो 4 लिखो, विदाउट साइन लिखना है, ठीक है। जैसे देखो स्टेप बाय स्टेप समझो। I2 आपको गिवन था, I2 की रिएक्शन होती है और क्या बनता है, IO3 माइनस बनता है। आयोडीन एक एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0 हो गया। इस आयोडीन में IO3 माइनस दे रखा है तो इस आयोडीन का मान लिया अपन ने X होता है ना। 3 ले लिया, ऑक्सीजन कितना है 3 है तो 3 लिख दिया। फिर उसमें ऑक्सीजन का इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया, -2 इक्वल टू ये चार्ज लिखा, जो भी चार्ज गिवन है आपको। तो X बराबर यहाँ से कितना आ गया, +5। इसका मतलब आयोडीन के रिएक्टेंट साइड में कितना एटम है, 2। तो एन फैक्टर के लिए नंबर ऑफ एटम अपन ने लिखे, नंबर ऑफ एटम लिखे अपन ने 2। फिर ये 5 कहाँ से आया, 5 देखो आप चेंज, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट आने पर 0 से +5 जा रहा है तो चेंज कितने का है, 5 का, तो 5 लिखा। तो नंबर ऑफ एटम है 2 और चेंज कितना है 5 का, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 10। समझ में आ रही है इतनी बार। इस तरीके से अपन को क्या निकालना है, एन फैक्टर की कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट अपन देखो Br2 एलिमेंटल फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 0। BrO4 माइनस देखना है तो ब्रोमीन का मान लिया X प्लस 4 ऑक्सीजन ले लिए और ऑक्सीजन का इन जनरल क्या लेना होता है, -2 इक्वल टू ये चार्ज, ठीक। तो इससे ब्रोमीन पे चार्ज कितना आ रहा है, +7। तो एन फैक्टर की कैलकुलेशन में देखो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम, तो ब्रोमीन के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड में, 2, तो 2 लिख दिया। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का हो रहा है, 0 से आ रहा है +7 तो 7 का चेंज है, तो चेंज लिख दिया 7। तो एन फैक्टर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। जिससे नेक्स्ट देखो फॉस्फोरस है अपने पास, P4 एलिमेंटल फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस पे कितना है, 0। PS3 के अंदर जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहेंगे तो याद रखना हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, फॉस्फोरस अपना क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का क्या लेना पड़ेगा, 1 +1 लेना पड़ेगा। तो फॉस्फोरस का मान लिया X है और हाइड्रोजन 3 है और कितना चार्ज लेना पड़ेगा, +1 इक्वल टू 0। X कितना आ गया, -3, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज कितने का आ रहा है, 3 का, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4। नंबर ऑफ एटम 4, चेंज 3 का, तो कितना आ गया, 12। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सारा एन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से वापस ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।